हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऐसे 8 हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन्स जिसपे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र हमेशा बनी रहती है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 में ये ट्रांजेक्शन्स आपके पैन नंबर पे यदि रिपोर्ट किए जाते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करते समय इन ट्रांजेक्शन्स को अपने आईटीआर में कंसीडर करना कंपलसरी है। यदि इन ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर किया जाता है या फिर इन ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू को कम दिखाया जाता है आईटीआर में, तो फिर उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस रिसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन से बाई एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कोई फ्लैट, लैंड, विला, अपार्टमेंट, हाउस जो भी आप खरीदते हो बेचते हो उसकी वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जनरली रजिस्ट्री डीड में यदि उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की मेंशन की गई है। अब ये वैल्यू जनरली सर्किल रेट के अनुसार कैलकुलेट की जाती है जिसको कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी कहते हैं, जिसपे कि आप स्टेट गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं या फिर रजिस्ट्री डीड में आपने जो भी वैल्यू अपनी तरफ से डिक्लेयर किया हुआ है यदि उसकी 30 लाख या उससे ज़्यादा की होती है तो जो रजिस्ट्रार है प्रॉपर्टी का या सब रजिस्ट्रार है वो फॉर्म 61A के थ्रू एसएफटी के माध्यम से आपके पैन नंबर पे ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट करता है। अब इसमें क्या होता है कि जो बायर है उस पे भी ये ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट की जाती है कि आपने परचेस किया हुआ है और जो सेलर है उसके भी पैन नंबर के अगेंस्ट में रिपोर्टिंग की जाती है। सेकेंड ये कि प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स में कुछ पेमेंट जो होता है वो आप ऑनलाइन चैनल के थ्रू ट्रांसफर करते हो, लाइक चेक के थ्रू, आरटीजीएस या नेफ्ट के थ्रू। कुछ पेमेंट ऐसा होता है जो कैश के थ्रू करते हो, लेकिन कैश में भी यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूलिंग आ गई है कि आप 20,000 रुपीज से ज्यादा का कैश आपको ना तो उस सेलर को पेमेंट करना है ना ही सेलर को 20,000 से ज्यादा का कैश रिसीव करना है। यदि 20,000 रुपीज के ऊपर कैश में लेन देन किया जाता है तो उस केस में 100% तक की पेनल्टी यहाँ पे लग सकती है। थर्ड यहाँ पे ये है कि पहले ये था रूल कि 10 लाख रुपीस के ऊपर जैसे ही प्रॉपर्टी की वैल्यू जाती थी आपको रजिस्ट्री डीड में पैन नंबर बायर और सेलर दोनों का मेंशन करना होता था, लेकिन अब इस वैल्यू को बढ़ा करके 20 लाख रुपीस कर दिया गया है। 20 लाख रुपीस के ऊपर जैसे वैल्यू क्रॉस करेगी तो रजिस्ट्री डीड में पैन नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है टीडीएस काटने की। आप कोई प्रॉपर्टी बाई कर रहे हो जिसकी वैल्यू की 50 लाख रुपीस या उससे ज्यादा की है तो आपको 1% का टीडीएस डिडक्ट करना है और सेलर के पैन नंबर पे उसे डिपॉजिट करना है। एग्जाम्पल के लिए कि मान लो कि आपने कोई 40 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी खरीदी, अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर चुकी है तो ये एसएफटी के माध्यम से रिपोर्ट हो जाएगा। या फिर प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख रुपीस है, आपने 2 लाख या 5 लाख रुपए कैश में पेमेंट ले लिया, रिमेनिंग पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से कर रहे हो तो यहाँ पर भी 100% तक की पेनल्टी लग सकती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के जो भी ट्रांजेक्शन है ये आईटीआर में लेना कंपलसरी है। आप एक बायर हो तो आपको इसके सोर्स को बताना पड़ता है कि आपके पास इतना पैसा कहां से आया प्रॉपर्टी बाई करने के लिए, और एक जो सेलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उसे भी अपने आईटीआर में इस सेल वैल्यू को दिखा करके कैपिटल गेन डिक्लेयर करना होता है कि आपने कितना प्रॉफिट इसमें कमाया और उस पर गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ते हैं। यदि इन ट्रांजेक्शन्स को हाइड किया जाता है, छुपाया जाता है तो उस केस में डिपार्टमेंट नोटिस सेंड करके आपसे पूछ सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पे है कि आप यदि एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपीज से ज्यादा का आप करेंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट या विड्रॉल आप करते हो तो ये ट्रांजेक्शन्स भी रिपोर्ट की जाती है एसएफटी के माध्यम से, और ये जो लिमिट है वो पर बैंक की है। तो यहाँ पे एक तो हो गया कि आपकी ये ट्रांजेक्शन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है, इसलिए आपको आईटीआर में बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में उसे रिपोर्ट करना कंपलसरी हो जाता है। सेकंड यहाँ पे जीएसटी की कंप्लायंस भी यहाँ पे आ जाती है कि 40 लाख रुपीस के ऊपर आपका टर्नओवर यदि क्रॉस करता है जो कि आपके करेंट अकाउंट से ही क्लियर हो जाता है। यदि पैसा करेंट अकाउंट में 50 लाख रुपीज से ज्यादा आया है तो मतलब 40 लाख रुपीज के ऊपर डिपॉजिट हुआ है तो जीएसटी डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, इसलिए कंप्लायंस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब करेंट अकाउंट में जो आपने डिपॉजिट किया वहां से आपने कैश विड्रॉ कर लिया तो उस केस में सेक्शन 194N में टीडीएस भी डिडक्ट होता है। यदि आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो 20 लाख रुपीस के ऊपर आपका एक कैश विड्रॉल जैसे ही जाएगा बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा, लेकिन यदि आप आईटीआर फाइल करते हैं तो 1 करोड़ रुपीस के ऊपर विड्रॉल होगा तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। और थर्ड यहाँ पे ये है कि आप यदि क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो, उसका आपने फाइनेंशियल 25-26 में आपने 1 लाख या फिर उससे ज्यादा का आपने पेमेंट किया है, फाइनेंशियल 25-26 में आपने 10 लाख रुपीस या उससे ज्यादा का आपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू गुड्स और सर्विसेज आपने बाय किए हुए अपने पेमेंट किया हुआ है, तो ये ट्रांजेक्शन्स आपकी रिपोर्टेड हो जाती है मिसलेनियस पेमेंट में,
जिसका कि आपको आईटीआर में सोर्सेस बताना पड़ता है और कैश पेमेंट के भी केस में आपको इसके सोर्सेस डिक्लेयर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपने यदि किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस या एनबीएफसी या कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक फाइनेंशियल ईयर में, लाइक फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, इसमें आप 10 लाख रुपीस या उससे ज्यादा की आप यदि फिक्स डिपॉजिट करते हैं या आरडी के थ्रू आपने डिपॉजिट किया हुआ, तो ये ट्रांजेक्शन्स भी हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन्स में रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसका कि सोर्सेस आपको इनकम टैक्स रिटर्न में देना पड़ता है। दोस्तों ये जो एफडी होता है ना, इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है और पर्टिकुलर एक लिमिट क्रॉस करने के बाद, लाइक आप नॉर्मल सिटीजन हो तो 50,000 रुपीज के ऊपर आपका यदि इंटरेस्ट जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, आप सीनियर सिटीजन हो तो 1 लाख रुपए के ऊपर यदि जाता है तो उस केस में टीडीएस भी डिडक्ट होता है और उस इंटरेस्ट इनकम को आपको अपनी आईटीआर में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डिक्लेयर करना होता है और वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। तो इस ट्रांजेक्शन्स को भी आपको आईटीआर में लेना कंपलसरी हो जाता है। सेविंग बैंक के रूल्स को आपको ध्यान में रखना है कि आप यदि एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा का आप डिपॉजिट करते हो कैश में, तो ये ट्रांजेक्शन भी एसएफटी के माध्यम से बैंक, पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। अब ये जो अकाउंट आपका है सेविंग, वो ज्वाइंट हो सकता है, माइनर हो सकता है या फिर अलग अलग बैंकों में भी हो सकता है। तो सभी बैंक यहाँ पर जो लिमिट है 10 लाख की, वो पर बैंक है, पर फाइनेंशियल ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग किसी कैलकुलेशन होती है। अब यदि आपने अलग अलग बैंकों में किया हुआ है, आपकी 10 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो आपकी पैन नंबर पे रिपोर्ट होती है सभी बैंकों से, तो वहां पर भी आपका 10 लाख से ज्यादा का लिमिट भले ही क्रॉस ना किया हो, एसएफटी के थ्रू भले ही वो रिपोर्टिंग ना हुई, लेकिन डिपार्टमेंट का जो एआई सॉफ्टवेयर है इनकम टैक्स पोर्टल, वो सेविंग बैंक इंटरेस्ट से ही दोस्तों आपका सारा डेटा फेच कर लेता है कि आपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसे डिपॉजिट किया हुआ है। तो इसलिए इसके सोर्सेस को भी आपको आईटीआर में लेना कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आप यदि शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स या डिवेंचर्स में आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा का आपने डिपॉजिट किया हुआ है, तो ये ट्रांजेक्शन भी एसएफटी के माध्यम से रजिस्ट्रार या ट्रांसफर एजेंट जैसे कैंप्स या कार्बी के थ्रू रिपोर्ट किए जाते हैं, या सीडीएसएल के थ्रू यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ आपने तो उसके द्वारा रिपोर्ट किया जाएगा। और बॉन्ड्स और डिबेंचर को इश्यू करने वाली जो कंपनी है वो इस ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करती है। तो यहाँ पे ये कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो आपकी रिपोर्ट होती है, तो आप अपने आईटीआर में यदि सोर्सेस को बता देते हैं, लाइक सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम, तो आप जब डिक्लेयर करते हो तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जस्टिफाइड हो जाती है। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद यदि इसको आप सेल कर देते हैं, शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। यदि आप 50,000 का भी सेल करोगे तो भी आपको आईटीआर में लेना कंपलसरी हो जाता है। इसके बाद है बाई बैक ऑफ शेयर्स। तो अभी फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के लिए रूल एप्लीकेबल हो गया कि यदि आपके कंपनी ने शेयर्स को बाईबैक कर लिया है तो जो भी वो पेमेंट आपको रिलीज करेगी उसको डिविडेंड इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा और आपको अपने आईटीआर में से डिविडेंड इनकम में अदर सोर्सेस में लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको स्लैब रेट से टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की ट्रांजेक्शंस, और क्रिप्टो ट्रांजेक्शन के लिए असेसमेंट ईयर 25 और 26 में बहुत सारे लोगों को नोटिस मिले। और दोस्तों ये जो ट्रांजेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि अभी एक्सचेंज को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गाइडलाइंस जारी किया हुआ है कि आपको हर एक ट्रांजेक्शन रिपोर्ट करना कंपलसरी है। तो आप यदि क्रिप्टो मार्केट में कोई भी किसी भी वैल्यू की ट्रांजेक्शन आप करते हो तो आपको आईटीआर में इसे डिक्लेयर करना कंपलसरी है। इसके बाद नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज। नॉर्मली आप यदि फॉरेन करेंसी लेते हो या फिर आपके जो फॉरेक्स कार्ड है उसमें आप बैलेंस रिचार्ज कराते हो या फिर फॉरेन डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप एक्सपेंसेस करते हो और ये वैल्यू 10 लाख रुपीस के ऊपर क्रॉस कर जाती है तो ये एसएफटी के माध्यम से रिपोर्ट की जाती है। इसके अलावा ये कि फॉरेन एसेट्स आपके हैं, लाइक आप यदि फॉरेन कंट्री में आप शेयर में, म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई प्रॉपर्टी आपकी उसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इन सभी को आपको शेड्यूल फॉरेन एसेट्स में आईटीआर 2 या 3 में डिक्लेयर करना पड़ता है। तो इन 8 ट्रांजेक्शंस को आपको ध्यान में रखना है। असेसमेंट ईयर 26-27 के आईटीआर इसे कंसीडर करना कंपलसरी है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। थैंक यू सो मच।